अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सहर चावला एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। और क्योंकि वक्त की मुनासबत ये बता रही है, आपके आने वाले फेसबुक के मैसेजेस, मेरे यूट्यूब पर जो आप कमेंट्स ड्रॉप करते हैं, इंस्टा के मैसेजेस, पर्सनल चैट में जो व्हाट्सएप पर मुझे लोग मैसेजेस जो है वो ड्रॉप करते हैं, जो नंबर मैंने फ्लोट किया हुआ है, तो उस पर जिस बारे में बात हो रही है, डॉक्टर साहब रमज़ान की डाइट प्लान की बात करें, रमज़ान में सहरी और अफ्तारी में क्या खाना चाहिए, इस बारे में बात करें। और ये बात करें कि क्या रोज़े रखने से जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है और जिन लोगों को दिल की प्रॉब्लम है, उनकी सेहत पर कोई मुज़र असरात तो नहीं होते हैं? क्या जो रोज़े है रखना वो उनके लिए अच्छा है? तो सबसे पहले तो मैं इस सवाल का जवाब दूंगी कि जो लोग डायबिटिक्स हैं वो अपने न्यूट्रिशनिस्ट और अपने डायबिटोलॉजिस्ट, अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट के मशवरे से अपनी डोज एडजस्ट करके, डोज की टाइमिंग्स एडजस्ट करके जरूर रोजे रखें, वो उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ये भी मैं इस वीडियो में टच करूंगी। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है, बैड कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ है, वो भी रोजे रखें, ये उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। जो कैंसर के मरीज हैं, यहाँ तक कि जो लोग कीमोथेरेपी ले रहे हैं, वो भी जरूर रोजे रखें, उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। जिन लोगों को अल्सर का प्रॉब्लम है, जिन लोगों को इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज है, जिन लोगों को ऑटो इम्यून डिजीज है, जिन लोगों को स्किन एलर्जी इश्यूज हैं, वो भी रोजे रखें, उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। जो लोग वजन कम करना चाह रहे हैं वो भी रोजे रखें। स्मार्टली उसमें सहर और इफ्तार किस तरह करना है वो भी अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे, उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और जो दिल के मरीज हैं वो भी रोजे रखें, उनके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। सिवाय प्रेग्नेंट खवातीन के सब रोजे रखें, आप सबके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है और आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा अफादियत है इसमें। रोज़ा एक ऐसी खूबसूरत चीज़ है जिसमें हमारे पास 30 दिनों में हमारी बॉडी में जो चेंजेस होती हैं वो बायोमेडिकली इस तरह से कनेक्टेड है हमारी बेनिफिट के साथ, चाहे वो हमारे ऑर्गन की रीजनरेशन हो, चाहे वो हमारे दिमाग की तवानाई हो, चाहे वो हमारी बेटर फिजिकल या मेंटल परफॉर्मेंस हो, कि जब आप अभी इसको सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। पूरे साल में आप समझें, वैसे तो कहते हैं कि रोज़ा अल्लाह ताला के लिए है और इसका अजर भी अल्लाह पाक ही देगा, लेकिन अभी जब आप रोज़े के फ़वाइद सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरती से जो ये तोहफा ये भी हमें अता किया हुआ और ये भी हमारे लिए है, यानी हमारे अजर से अल्लाह पाक हमें ही फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। सुभान अल्लाह, उस की ज़ात का, उसकी कुदरत का क्या कहने, अल्लाह पाक के, अल्लाह ताला की कुदरत के, अल्लाह ताला की हिकमत के। बेसिकली पूरे साल में ये एक महीना ऐसा होता है जब आपकी बॉडी को रेस्ट करने का, जब आपके ऑर्गन्स को रीजनरेट करने का और आपकी बॉडी में उन सेल्स को बनने का टाइम मिल जाता है जिनकी कमी हुई होती है। जब आप रोज़ा रखना शुरू करते हैं तो पहले 5-6 दिन यानी पहले एक हफ्ते के बाद ही आपकी बॉडी में एक हार्मोन ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है जिसको आप ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन आपके पास एंटी एजिंग भी होता है, बिल्कुल ठीक सुना आपने। ये आपके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, यानी सोजिश और इन्फ्लेमेशन वाली डिजीजेस को कम करता है, खास करके आर्थराइटिस के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। जो ग्रोथ हार्मोन है वो आपके पास फैट बर्निंग भी होता है, वजन कम करने में भी हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, यानी मसल प्रोटीन को बनाने में भी मदद करता है। यानी जो लोग वर्कआउट करना चाह रहे हैं, एक अच्छा बॉडी फ्रेमवर्क चाह रहे हैं, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है। फिर जैसे जैसे आप रोजे की जर्नी में आगे बढ़ते हैं कुछ दिन में, तो आपकी बॉडी में एक प्रोसेस जनरेट होता है जिसको आप कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब है अपने आप को खुद खा जाना, यानी बॉडी के वो सेल्स, क्योंकि बॉडी थ्रू आउट काम करती है, जैसे किसी भी मशीनरी का वेयर एंड टेयर होता है, बॉडी का भी वेयर एंड टेयर होता है। बॉडी के वो सेल्स जिनको रीजनरेशन की जरूरत है, जिनको रिसाइकलिंग की जरूरत है, जो अपना काम पूरा कर चुके हैं और अब उनकी जगह नए सेल्स लेनी चाहिए। रोजे के कुछ दिन के प्रोसेस के बाद बॉडी में ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। पुराने सेल्स जो हैं वो डिस्कार्ड होना शुरू हो जाते हैं और नए सेल्स जिनकी जरूरत है वो बनना शुरू हो जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा डिस्कार्ड होने की बॉडी में जिन कंपाउंड्स को ज़रूरत होती है उसको आप कहते हैं AGEs, यानी एडवांस ग्लाइकेशन, सॉरी मैं अपनी पेंसिल पकड़ लूँ, या इनको कहते हैं एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। बेसिकली हमारे पास ये होते क्या है, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स होती हैं वो अपना फंक्शन बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही होती हैं। जब हम अपनी न्यूट्रिशन को लेकर केयरलेस हो जाते हैं, निगलेक्ट करते हैं उसको और कार्बोहाइड्रेट, बैड कार्बोहाइड्रेट ज़रूरत से ज़्यादा खाना शुरू हो जाते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट इस प्रोटीन के साथ जुड़ जाती है। हम कहते हैं कि इस प्रोटीन की ग्लाइकेशन कर देती है और जो प्रोडक्ट ये बनाती है इसको हम कहते हैं एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। ये बॉडी में तहलका मचा देते हैं, ये बॉडी के सेल्स को डैमेज करते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, बॉडी में सोजिश वाले सारे डिजीजेस करते हैं और ये आपके पास आपकी जो ब्लड वेसल्स है उनको भी क्लॉट करना शुरू कर देते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियों से भी एसोसिएटेड हैं। अब जब आप रोजा रखते हैं, ऑटोफेजी से क्या होता है, जो एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स हैं, ये जो AGEs हैं, इनकी डीजनरेशन, इनका खात्मा स्टार्ट हो जाता है और जब ये टूटते हैं, क्योंकि ये किससे बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़ा होता है। जब इसके साथ जुड़ी हुई प्रोटीन आज़ाद होती है और वो अपने जुज़्व हिस्सों में यानी अमाइनो एसिड्स में तब्दील होती है, तो वो अमाइनो एसिड सुभान अल्लाह वो उन प्रोटीन्स में जाके कन्वर्ट होना, उनको बनाना शुरू कर देते हैं जिनकी हमारी बुरी न्यूट्रिशनल हाइजीन की वजह से कमी हुई थी और जिनकी इस वक्त हमारी बॉडी को ज़रूरत है। यानी हमारे पास एक तरफ तो जो प्रोटीन बॉडी को नहीं चाहिए उसकी डिजनरेशन हो रही है और एक तरफ हमारी बॉडी को जो प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन हमारे पास हमारी बॉडी में बन रही है। इसका मतलब है कि हमें बाहर से अब कम प्रोटीन लेने की ज़रूरत है, तो हमारी बाहर से न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी कम हो रही है, यानी हम रोज़ा भी रख रहे हैं, कम भी खा रहे हैं और बाहर से हमारी रिक्वायरमेंट कम भी हो रही है। आपके पास एक प्रोटीन होती है BDNF जिसको कहते हैं ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, जो कि हमारी मेमोरी के साथ एसोसिएटेड होती है, हमारी इंटेलिजेंस के साथ एसोसिएटेड होती है, हमारे ब्रेन का जो एरिया हमारी इंटेलिजेंस के साथ एसोसिएटेड है, ग्रे मैटर, उसमें ये ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है। रोज़ा रखने से दूसरे अशरे में आपके पास जो BDNF है इसकी अमाउंट भी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और आपके पास एक डिजनरेटेड, एक ख़राब स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन होती है जो कि हमारे पास जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनमें याददाश्त की कमी के साथ एसोसिएटेड है, जिसको आप अमाइलॉइड प्लेक कहते हैं। अल्जाइमर्स डिजीज़ आपके पास एक बड़ा ही मशहूर और बड़ा ही कॉमन डिजीज़ है एल्डरली में, जो कि डिमेंशिया यानी मेमोरी लॉस के साथ एसोसिएटेड है। रोज़ा रखने से आपके पास ये अमाइलॉइड प्लेक जो है ये भी डिजनरेट हो सकता है, ये भी बॉडी से फ्लश आउट हो सकता है। रोज़े की हमारे पास इतनी ज़्यादा अफादियत है। रोज़े की जर्नी में जब आप कुछ थोड़ा आगे जाते हैं तो बॉडी में, मैं कीटो डाइट के अगेंस्ट हूँ, मैं कीटो डाइट को सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन जब आप साल में एक बार रोज़े रखते हैं बॉडी थोड़ी देर के लिए एक हेल्दी कीटोसिस की स्टेट में आती है जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। बॉडी में वो हेल्दी कीटोसिस वाली स्टेट जो है वो बन जाती है और ये जो कीटोन बॉडीज़ बनती हैं ये एपेटाइट सप्रेसेंट होती हैं, यानी आपकी भूख को कम करती हैं। भूख को ये कम, इसे 10-12 दिन बाद आपने रोज़े को बर्दाश्त करने की जो हिम्मत है वो भी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। भूख को तो ये आपके पास कम करती ही करती हैं, उसके साथ ही आपके पास क्या करती हैं कि बॉडी का एंटीऑक्सीडेंट रिजर्व बढ़ाती हैं, यानी वो केमिकल्स बढ़ाती हैं जिन्होंने बॉडी के उन केमिकल्स के अगेंस्ट फाइट करना होता है जो हमारी बॉडी को खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जब ये एंटीऑक्सीडेंट रिजर्व बढ़ाएंगी बॉडी का, तो बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल भी बढ़ाएंगी, यानी जिसको आर्थराइटिस है, जिसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, जिसको कैंसर है, जिसको हार्ट डिजीज़ है, जिसको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, उसकी हीलिंग की तरफ ये आपकी बॉडी की जो ओरिएंटेशन है, उसकी जो डायरेक्शन है वो हीलिंग की तरफ आपके पास कर देती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो हमारा गट का बैक्टीरिया होता है, मैं गट बैक्टीरिया पर बहुत वीडियोज़ कर चुकी हूँ, जो लोग मेरे चैनल को न्यू है वो मेरी प्रोबायोटिक्स वाली वीडियो पर क्लिक करके इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी में बैड बैक्टीरिया भी होता है और गुड बैक्टीरिया भी होता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम खाना ठीक तरह नहीं खाते हैं, अपनी ग़िज़ाइयत का ख्याल नहीं रखते, इसका एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। रोज़ा रखने से इसका जो बैलेंस है और जो इस बैक्टीरिया की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बैक्टीरिया आपके खाने की एब्जॉर्प्शन, आपके हाजमे के साथ एसोसिएटेड होता है, यानी खाने से ग़िज़ाइयत लेके कि जिस्म को प्रोवाइड करता है। जब हम अपनी न्यूट्रिशनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ख़राब हो जाती है, यानी जो बैक्टीरिया बड़ी आंत में होना चाहिए था वो छोटी आंत में आ जाता है, जो छोटी में होना चाहिए था वो बड़ी में आ जाता है। रोज़ा रखने से इसकी जगह ठीक होना शुरू हो जाती है, छोटी आंत वाला जो बैक्टीरिया है वो बड़ी आंत में जाना शुरू हो जाता है। इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ के पेशेंट्स के लिए, अल्सर के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा क्यों है? अगर जिन लोगों ने मेरी गट पे वीडियोस देखी हैं और इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ पे वीडियोस देखी हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, उस पर मैंने बताया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इसका इलाज है, इसके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि आपके गट को ज़रा रिलैक्स करने का टाइम मिल जाता है, आपका गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कम हो जाता है, आप बार बार उसमें खाना नहीं फेंकते। इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी आपके पास यही है, तो वो ज़रा रिलैक्स करता है, उसको ईजी होने का टाइम हो जाता है। तो फास्टिंग में भी आपके पास यही होता है कि गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जो कि कम होता है, गट को रिलैक्स करने का, गट को आपके पास हील करने का टाइम मिल जाता है, आपको जो थायराइड फंक्शन है वो बेटर हो जाता है। और एक और बड़ी खूबसूरती आपके पास रोज़े की ये है कि आपकी मसल वेस्टिंग स्टार्ट नहीं होती। बहुत लोग जानते हैं कि जो मसल है हमारे पास वो प्रोटीन से बनी होती है। रोज़ा हमारे पास बॉडी में उन जीन्स को एक्टिवेट कर देता है जो कि आपके पास मसल प्रोटीन को फ्यूल के लिए और बॉडी की एनर्जी के लिए यूज़ नहीं होने देती, बेशक आप पूरा महीने रोज़े रखें। इसको आप कहते हैं रोज़े का प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन, यानी रोज़ा रखने से आपकी बॉडी में वो जीन्स एक्टिवेट हो रहे हैं, सुभान अल्लाह, जो कि आपके पास आपकी मसल प्रोटीन जो है उसको ज़ाया नहीं होने दे रहे हैं। और रोज़ा रखने से आपके सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली की मिकदार बढ़ जाती है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। आपके पास जो सेल की एक्टिविटी है, पूरी बॉडी के टिश्यू सेल से बने हैं और उस एक्टिविटी के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। जब माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हो जाते हैं तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा हो जाती है, एनर्जी भी ज़्यादा हो जाती है, आपके एनर्जी लेवल्स भी ऊपर
फाइबर होते हैं, मसल प्रोटीन भी नहीं यूज़ होती। दिस इज़ ब्यूटिफुल, दिस इज़ अमेजिंग। और मोर ओवर एक तरफ तो आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ते हैं, दूसरी तरफ रोज़ा आपकी बॉडी से बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, पैरासाइट्स, इन सबको कैसे फ्लश आउट करता है कि उनको डैमेज करने वाले केमिकल्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसको आपके पास बढ़ा देता है, उसको आपके पास जो है वो ज़्यादा कर देता है। जो कैंसर के मरीज़ हैं, मैंने कहा था रोज़ा उनके लिए बहुत अच्छा है। रोज़ा उनके लिए बहुत अच्छा इसलिए है कि जो आपके पास कैंसर के मरीज़ होते हैं उनमें ये एक जीन जो है, एक ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है, उसकी जो प्रोडक्शन है, उसका जो बनना है उसको एक्टिवेट करता है। जो ट्यूमर श्रिंकेज है उसको ये एक्टिवेट करता है। और जो लोग कीमोथेरेपी ले रहे हैं, जो कीमोथेरेपी की मेडिसिन होती हैं, अल्लाह ना करे किसी को कभी एक्सपीरियंस करना पड़े, वो बड़ी सख्त होती हैं। तो जो कीमोथेरेपी की लोग मेडिसिन ले रहे हैं उसके केमिकल्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस, उसके जो स्ट्रेस होता है उसके अगेंस्ट ये जो है आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत जो है उसको बढ़ाता है, उसको बेटर करता है। जो आपके पास डायबिटिक्स हैं उनके लिए रोज़ा बहुत अच्छा क्यों है? क्योंकि डायबिटीज़ टाइप 2 में आपके पास मेन प्रॉब्लम ही इंसुलिन रेजिस्टेंस का होता है। यानी आपके पास इंसुलिन सेल्स जो हैं वो इंसुलिन का असर ले ही नहीं पा रहे हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट को अंदर आने दें और आके अपना असर दिखा सकें। जब आप रोज़ा रखते हैं तो बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, और जब इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर जाना शुरू हो जाता है, वो ब्लड में कम रेज होता है। और थोड़े ही अरसे में, अगर आप महीना रोज़ा रखेंगे तो आपको अपनी ब्लड शुगर रेगुलेशन लेवल्स जो है वो अचीव होना आपको स्टार्ट हो जाएंगे। याद रखें कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है, मैं अपने डायबिटिक क्लाइंट्स को करवाती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग, लेकिन उनकी शुगर लेवल उनके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, उनके डायबिटोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट से और मेरे साथ मॉनिटर करने के बाद। जिन लोगों को बैड कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है उनके लिए तो रोज़ा अच्छा है ही है। शुरू में जब आप रोज़े रखेंगे तो हो सकता है कि आपका LDL लेवल, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, वो थोड़ा ऊपर जाए, क्योंकि जब आप रोज़ा रखना शुरू करते हैं तो जो LDL होता है बेसिकली एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है, इसका काम होता है कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करना। तो शुरू में जब आपके सेल्स की रिजनरेशन स्टार्ट होती है, जो आपकी सेल की झिल्ली होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, वो कोलेस्ट्रॉल से बनी होती है। इस प्रोटीन को शुरू में बहुत काम करना पड़ता है कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो इनिशियली इसका लेवल ऊपर जाता है, लेकिन जब आप रोजे रख चुके होते हैं आपके बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो नीचे आता है। तो इसके फायदे ही फायदे हैं। अब हमने बात करनी है कि रमज़ान में डाइट प्लान क्या होना चाहिए, सहरी में आपने क्या इस्तेमाल करना है, अफ्तारी में आपने क्या इस्तेमाल करना है, और रोज़ा रखना आपने किस तरह है। अभी हमने बात की है कि जब हम रोज़ा रखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारी बॉडी में जिस प्रोटीन का लेवल बढ़ता है उस प्रोटीन को आप ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, जो कि आपके पास एक फैट बर्निंग प्रोटीन है। एक तो ग्रोथ हार्मोन आपके पास बढ़ता है रोज़े से, और दूसरा ग्रोथ हार्मोन आपके पास बढ़ता है एक्सरसाइज से। आपने कोशिश करनी है कि आपने सहरी से पहले अपना 30-45 मिनट्स या 60 मिनट्स का सेशन जो है वो एक्सरसाइज के लिए रखना है, ताकि आप रोजे के इफेक्ट को बूस्ट कर सकें। आप रोजे से भी ग्रोथ हार्मोन बढ़ाएंगे, आप एक्सरसाइज से भी ग्रोथ हार्मोन बढ़ाएंगे। एक और चीज़, हमारे जो कॉर्टिसोल लेवल्स होते हैं वो सुबह 8 बजे पीक पर होते हैं, तभी हम सुबह 8 बजे जो है वो एक्टिवेटेड होते हैं। अब जब कॉर्टिसोल बॉडी में एक्टिवेटेड होता है तो कॉर्टिसोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्लूकोज, हमारे पास ग्लूकोज भी ज़्यादा होता है। उसको थामने के लिए, उस पर लगाम डालने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए सुबह एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है सहरी से पहले, क्योंकि उससे कॉर्टिसोल लेवल नीचे आ जाते हैं और आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज नहीं बढ़ता। ये तो किया आपने अपनी सहरी का स्टार्ट। उसके बाद सहरी में आपको अपने पास क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए। मैं सहरी में फल खाने को एनकरेज नहीं करती। सहरी में आपको 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, आपने फाइबर ज़्यादा लेना है, आपने हाइड्रेटेड रखना है, 3 चीज़ों का, और तीसरा आपने प्रोटीन ज़्यादा लेना है। फाइबर जब आप ज़्यादा लेंगे तो आपका जो पेट है वो ज़्यादा देर तक भरा रहेगा। ये एपेटाइट सप्रेसेंट होता है, इसकी जो मूवमेंट होती है वो आपकी आंतों से स्लो होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती। टॉक्सिन्स ये अलग वॉश आउट करता है। और फाइबर मैं नाज़रीन को बताती चलूँ, अपनी पहली वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट इज़ गुड कार्बोहाइड्रेट, इसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। अब ये फाइबर आप कहाँ से ले सकते हैं? ये फाइबर आपने गंदम से नहीं लेना, ये फाइबर आप मल्टीग्रेन फ्लावर से ले सकते हैं। आप जवार बाजरे की रोटी बना सकते हैं, बेसन की रोटी बना सकते हैं। गंदम और मकई को हम क्यों अवॉइड करेंगे? क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। जिस भी खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है वो ब्लड में ग्लूकोज तेजी से रेस करता है। मैं पहले भी वीडियोस में बात कर चुकी हूँ, और तेजी से नीचे लेके जाता है। हमने सहरी में वो खाने खाने हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो, ताकि ब्लड में ग्लूकोज आहिस्ता से ऊपर जाए और आहिस्ता से ही नीचे आए, ताकि पूरा दिन हमारे जिस्म में जरान रहे, हमारे जिस्म में ताकत रहे। तो जो आपके पास जवार, बाजरा और बेसन होता है, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपके पास लो होता है। जो आपके पास
जौ का दलिया होता है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। जौ के दलिए को आपने एनिमल डेयरी में इस्तेमाल नहीं करना, इसको आप प्लांट बेस्ड डेयरी में इस्तेमाल करें, ओट मिल्क में इस्तेमाल करें, कोकोनट मिल्क में इस्तेमाल करें ताकि आपको गैस ना हो। इसको आलमंड मिल्क में इस्तेमाल करें। इसमें प्रोटीन के लिए आप नट्स ले सकते हैं, बादाम लें, अखरोट लें, काजू लें, मुट्ठी भर के। आपके यहाँ थोड़ा सा टेस्ट के लिए इसमें आप 1 टीस्पून ऑफ शहद ले सकते हैं। अभी मैं रोटियों की बात कर रही थी, रोटी के साथ जो बेहतरीन चीज़ आप सहरी में ले सकते हो, जो आपने मैक्सिमम लेनी है, वो है 2 अंडे। चाहे आप हार्ट पेशेंट हैं, चाहे आप डायबिटिक हैं, अंडे से अनटिल आप सोराइसिस या एक्जिमा के पेशेंट नहीं हैं तो आप, या आप अंडे को एलर्जिक नहीं हैं तो आप 2 अंडे लें। अंडे में आपके पास भरपूर विटामिन, मिनरल, प्रोटीन और ग्लूटाथायोन होता है जो कि आपके पूरे दिन की शुगर क्रेविंग रिड्यूस करता है और आपका पेट भी बहुत देर तक भरा रहता है। प्रोटीन चूंकि हम लेना चाह रहे हैं नाश्ते में, तो प्रोटीन या तो हम अंडों से ले रहे हैं या हम जौ के दलियों में नट्स से ले रहे हैं। एक और चीज़ जिससे हम प्रोटीन ले सकते हैं, आप अपने पास बेक्ड या स्टीम चिकन यूज़ कर सकते हैं 3 से 6 आउंस। आप या बेक्ड या स्टीम फिश यूज़ कर सकते हैं। किसी किसी दिन आप हफ्ते में 1 आध बार मटन भी यूज़ कर सकते हैं, उसको उसी तरह आप रोटी के साथ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ले सकते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों को ज़रा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने की आदत है, वो मल्टीग्रेन ब्रेड के 2 या 3 स्लाइस ले सकते हैं। उसके ऊपर वो पीनट बटर लगा सकते हैं, 2 टेबलस्पून भी लगा सकते हैं। पीनट बटर इज़ एन एक्सीलेंट वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन। और अपने पास हेल्दी फाइबर, फैट और प्लांट बेस्ड प्रोटीन के लिए वो एवोकाडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मीडियम साइज 200 ग्राम्स तक का एवोकाडो जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अपनी हाइड्रेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं सहरी में, मैं सबसे पहले सजेस्ट करूँगी कि हाइड्रेशन के लिए जब आप सुबह एक्सरसाइज से अपना टाइम स्टार्ट करते हैं तो उसके अराउंड एक्सरसाइज के बाद जो आप बेस्ट स्पोर्ट्स ड्रिंक ले सकते हैं सहरी में, आप लो फैट ग्रीक योगर्ट लें, एक्टिव लाइफ कल्चर्स वाला, या घर का बना हुआ होममेड कर्ड भी ले सकते हैं। उसको आप थोड़ा सा पानी से डाइल्यूट करें, उसमें पिंच ऑफ रॉक सॉल्ट डालें, ये बन जाएगा बटर मिल्क। बटर मिल्क हमारे पास कमाल किस्म का प्रोबायोटिक भी है, गट के लिए हेल्दी भी है, कैल्शियम, मिनरल्स और प्रोटीन से भरपूर भी है, बॉडी को हाइड्रेटेड भी रखता है, आपको रोजे के लिए तैयार भी रखता है। इसके बाद जब 20-25 मिनट गुजर जाएं तो सहरी में जो मैंने आपको ऑप्शंस दी हैं इनमें से आप कोई कर सकते हैं। अगर आप वेट लूज करना चाह रहे हैं तो एवोकाडो वाली ऑप्शन आपके पास और जौ के दलिए वाली ऑप्शन आपके पास बहुत बेस्ट है। और अगर आप वेट मेंटेन करना चाह रहे हैं तो रोटी अंडे, रोटी चिकन, रोटी फिश या रोटी मटन वाली ऑप्शन आपके पास बहुत अच्छी है। अब बात आ गई अफ्तारी की। जैसे मैंने बात की है कि सहरी में आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स जो हैं वो रखने हैं, अफ्तारी में आपने हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड से स्टार्ट करना है क्योंकि बॉडी का शुगर लो गया होगा और आपको ऐसा खाना चाहिए जो बॉडी में एकदम शुगर ऊपर लेके जाए। लेकिन ये आपने आइसक्रीम से, मोल्टन लावा केक से, डोनट से या बिस्किट से नहीं लेना। ये या तो आप मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, हर बात में जो है वो हिकमत है, सुभान अल्लाह, तो या आप खजूर से रोज़ा खोलेंगे, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। दूसरी ऑप्शंस आपके पास अंजीर हो सकती है, आपके पास केला हो सकता है, आपके पास किशमिश हो सकती है। जब इससे आप रोज़ा खोल लेते हैं तो उसके बाद आप 5 या 10 मिनट गुजरने के बाद पानी के 2 ग्लास पिएं। उसके बाद आप अपनी जो नमाज है वो अदा करें। उसके बाद जो आपके पास बेस्ट ऑप्शंस हो सकती हैं वो आपके पास ये हो सकती हैं, अगर आप खुद को पहले हाइड्रेट करना चाह रहे हैं, तरबूज का सीज़न आ रहा है, तरबूज का इस्तेमाल करें। वेजिटेबल सैलड्स के थ्रू अगर आप खुद को हाइड्रेट करना चाह रहे हैं, जितनी भी 0 कैलोरी वेजिटेबल्स हैं उनको स्टीम करके, उनको सौते करके आपके पास पालक आ जाता है, ब्रोकली आ जाता है, लेटिस लीव्स आ जाता है, क्यूकम्बर और टोमेटो, बेल पेपर्स, इनका वाटर कंटेंट आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छा है। इनका सैलड बनाएं क्योंकि हमारे पास अफ्तारी शाम के टाइम होती है और बहुत ज़्यादा सब्जियां इकट्ठे लेने से गैस हो सकती है। तो सैलड का विंड एलिमेंट रिड्यूस करने के लिए, गैस रिड्यूस करने के लिए उसमें 1 टीस्पून आप कोई भी सीड्स डाल सकते हैं, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स। एक तो ये बहुत अच्छी सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर है प्लांट बेस्ड, और ये सैलड्स को आपके पास गैस जो है वो नहीं करने देते हैं। अदर ऑप्शन जो आप अपने पास ले सकते हैं, आप इसी तरह कोई फ्रूट चाट भी ले सकते हैं। रात के टाइम जो है मैं आपको अफ्तारी में हफ्ते में 1 या 2 बार से ज़्यादा दाल का यूज़ रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि मोस्टली जो दालें होती हैं आपके पास फर्मेंटेबल फाइबर होती हैं, यानी बॉडी में वो हमारे पास थोड़ी सी गैस करने की तासीर रखती हैं। तो अगर आप दालें लेते हैं तो कोशिश करें कि उसके साथ फिर आप सैलेड ना लें क्योंकि सैलेड और दालें मिलकर फिर काफ़ी ज़्यादा आपके पास ब्लोटिंग का इशू कर सकती हैं। अगर आप खाली सैलेड लेते हैं उसके बाद आपको भूख लगती है तो 15-20
मिनट्स गुजरने के बाद आप अपना लो फैट ग्रीक योगर्ट के साथ स्ट्रॉबेरीज डाल के, नट्स डाल के, 1 टीस्पून ऑफ सीड्स डाल के बहुत ही हेल्दी किस्म का स्मूदी बना सकते हैं। अगर आपको योगर्ट और फ्रूट्स इकट्ठे प्रॉब्लम नहीं करते, कोई GI इश्यूज़ नहीं है, तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है। जो लोग वेट मेंटेन करना चाह रहे हैं वो अफ्तारी में भी आपके पास मल्टीग्रेन चपाती जो है वो वेजिटेबल सैलेड के साथ रोल करके खाना चाह रहे हैं। जो लोग वेट लूज़ करना चाह रहे हैं वो खाली वेजिटेबल सैलेड या खाली दाल चम्मच के साथ खा सकते हैं। खाली आपके पास जो है वो फ्रूट चाट का बॉल खा सकते हैं, या फिर खाली आपके पास खजूर और केले से रोज़ा खोल के उसके थोड़ी देर बाद स्मूदी ले सकते हैं। इसके साथ साथ वक्त पे सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, वक्त पे सोएं, उसके बाद इबादत के लिए वक्त पर जागें। याद रखें कि जब हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं तो नेचर हमें रियलाइज़ दिलाती है कि हम कमज़ोर हैं और अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह ताला के असूल जो है वो दुनिया की हर चीज़ पर हावी है, और उसके आगे सरनगू होने में ही हमारी फलाह है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, रमज़ान में इबादत करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।